I'm Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. This is a part second video of unit assessment of language. Before start, subscribe to my channel. Let's start the video. तो पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेस्ट। जो दो प्रकार के टेस्ट हमने देखे थे असेसमेंट्स, एक था फॉर्मल और एक था इनफॉर्मल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है वो हम देखेंगे। फॉर्मल जो टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंस होता है कि जो रिजल्ट होगा उस टेस्ट का वो एप्रोप्रिएट होगा। जैसे हम किसी बच्चे की आईक्यू टेस्ट करते हैं तो वो पूरा एक क्वांटिटी में आता है कि 130 है, 140 है, तो जो टेस्ट होगा वो एप्रोप्रिएट होगा, तो हो गया कंसिस्टेंट। लेकिन जो इनफॉर्मल टेस्ट होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट शो नहीं करता है। जैसे मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं बोलूँ कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है या बच्चा डल है पढ़ाई के अंदर, तो मैं पूरा एक कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रही हूँ। क्या पता जब उसका आईक्यू टेस्ट किया जाए तो उसका अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो जरूरी नहीं होता कि जो इनफॉर्मल टेस्ट हो वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे। जो इनफॉर्मल टेस्ट होंगे वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देते हर बारी। नेक्स्ट है फॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि बच्चे की आईक्यू का हमने टेस्ट लिया, वो होगा एक फॉर्मल टेस्ट। उसकी आईक्यू कितनी है, वो आएगी 90 है, 120 है, 130 है, कितनी आईक्यू है, तो वो एक क्वांटिटी के अंदर आया है। तो फॉर्मल टेस्ट जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूंगी वो बच्चा डल है पढ़ाई में या इंटेलिजेंट है, तो इस तरीके से लैंग्वेज का भी असेसमेंट होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। तो उसका क्वालिटेटिव जो टेस्ट होंगे वो होंगे फॉर्मल, और जो क्वालिटेटिव टेस्ट के उसमें आएंगे वो होंगे इनफॉर्मल टेस्ट। थर्ड है जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो मोर एप्लीकेबल होते हैं। अब उनका रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट होगा वो एप्रोप्रिएट आएगा, तो वो मोर एप्लीकेबल होंगे अपनी लाइफ के अंदर। जब हम उन्हें देख पाएंगे कि भाई पहले इतना था अब इतना है, तो एक तरीके से वो मोर एप्लीकेबल होंगे एज कम्पेयर टू दी इनफॉर्मल टेस्ट। और जो इनफॉर्मल टेस्ट होंगे वो लेस एप्लीकेबल होंगे। मैंने बताया वो जरूरी थोड़ी ना वो ठीक हो या वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा, मैंने तो वर्बली बताया है। लेकिन जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर टेस्ट दिया जाता है, वो टेस्ट भी जो होगा पेपर पे वो टेस्ट भी हमारे पास होगा। तो जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो मोर एप्लीकेबल है और जो इनफॉर्मल टेस्ट है वो लेस एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है जनरल स्किल। जो फॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वो जनरल स्किल्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक स्किल्स को टेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर्मल टेस्ट के अंदर जैसे हमने एक टेस्ट लिया बच्चे की लैंग्वेज का, हमें पता चलेगा कि रिसेप्शन है, एक्सप्रेशन कैसे कर रहा है, रिसेप्शन कैसे कर रहा है। लेकिन जब हम उसका इनफॉर्मल टेस्ट लेंगे तो हम उसकी सारी चीजों को देखेंगे, उसकी स्पेसिफिक चीजों को भी देखेंगे। जैसे कि भाई वो कौन से टेंस को यूज कर रहा है, अब उसके एडवर्ब का यूज कैसा है, नाउन्स का यूज कैसा है। तो इस तरीके से जो है हम और ज्यादा स्पेसिफिकली जो चीजों को टेस्ट करेंगे इनफॉर्मल टेस्ट में, असेसमेंट में। जो फॉर्मल टेस्ट होता है वो टूल डिपेंडेंट होता है। जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे टूल्स का प्रयोग किया जाता है, और जो फॉर्मल टेस्ट है वो टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जो सक्सेस है एक फॉर्मल असेसमेंट की वो डिपेंडेंट है टूल्स के ऊपर, और जो इनफॉर्मल टेस्ट है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदा कैसे उसको यूज कर रहा है, कैसे जो जैसे मैं किसी का टेस्ट ले रही हूँ इनफॉर्मल टेस्ट, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी कि भाई मैंने उसका अच्छे तरीके से टेस्ट लिया है या नहीं, तो वो यूजर डिपेंडेंट होता है इनफॉर्मल टेस्ट। जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो रिजिड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो रिजिड होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब फॉर्मल टेस्ट हमने एक बना दिया, जैसे हमने एक आईक्यू टेस्ट बना दिया तो वो बन गया कि भाई अब इस एज के बच्चों के लिए यही टेस्ट होगा। लेकिन जो इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो नॉर्म रेफरेंस होते हैं, और जो इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं वो क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं। फॉर्मल टेस्ट के अंदर नॉर्म रेफरेंस किया जाएगा, जैसे कि भाई बच्चे की लिंग्विस्टिक एज क्या है, रीडिंग एज क्या है, तो इस तरीके की एज देखी जाएगी। और जो इनफॉर्मल टेस्ट के अंदर क्राइटेरियन रेफरेंस, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को देखेंगे हम। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल असेसमेंट्स एंड इनफॉर्मल असेसमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग होता है वो होता है फॉर्मल टेस्ट को ही हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या असेसमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सिचुएशन एम्ड एट क्वांटिफाइंग, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा टेस्ट जिससे हम क्वांटिफाई करेंगे। किस चीज को क्वांटिफाई करेंगे? प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, एक इंडिविजुअल
इंडिविजुअल की कैपेसिटी का क्या प्रेजेंट स्टेटस है, कि उसकी लैंग्वेज जो है उसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसको क्वांटिफाई करेंगे बाय कंसिस्टेंट यूज ऑफ ए सेट ऑफ मटेरियल। कंसिस्टेंट यूज यानी अप्रोप्रिएट रिजल्ट आएगा, यानी जो यूज करेंगे वो कंसिस्टेंट यूज होगा। सेट ऑफ मटेरियल, जो सेट ऑफ मटेरियल्स होते हैं उनका एक कंसिस्टेंट, एक अच्छी तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से हम उनको यूज करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी लगभग ठीक आएगा। एंड प्रोसीजर दैट एज्यूम्स टू रिप्रेजेंट दी कैपेसिटी, जो एज्यूम्स करेगा रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेसिटी को। एज्यूम्स टू रिप्रेजेंट का मतलब है कि हमने यहाँ ऐसे नहीं लिखा रिप्रेजेंट दी कैपेसिटी, रिप्रेजेंट उसकी लैंग्वेज कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हमने लिखा एज्यूम्स टू रिप्रेजेंट, क्योंकि जो लैंग्वेज है हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि हाँ इस बच्चे की लैंग्वेज इतनी होगी, हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग, जिसके अंदर एज्यूम करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ कितनी, हम इसको माप सकते हैं, हम ये जो है टेंजिबल प्रोडक्ट भी है, लेकिन जो वो है लैंग्वेज है वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हम एज्यूम्स करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। हम ये तो बोलेंगे 2 किलो वर्ड सीख लिए इस बच्चे ने, 200 वर्ड सीख लिए, क्योंकि जो वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो हम सिर्फ एज्यूम करेंगे कि वो लैंग्वेज कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हाट आर द सेट ऑफ मटेरियल, जो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग होती है उसके अंदर हम कौन कौन से मटेरियल्स का सेट यूज करते हैं? 3 होते हैं, मैनुअल, टेस्ट मटेरियल्स और टेस्ट प्लेट, एंड थर्ड इज स्कोरिंग शीट। मैनुअल होता है जिसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे टेस्ट करना है, ये ऑब्जेक्टिव है टेस्ट के, ये स्कोप है टेस्ट का, ऐसे आपको टेस्ट लेना है, तो इस तरीके की एक पूरी मैनुअल आती है। सेकेंड इज टेस्ट मटेरियल या फिर टेस्ट प्लेट्स। अब जो टेस्ट हम लेंगे उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स हमें चाहिए, वो टेस्ट मटेरियल्स के अंदर आएगा। थर्ड इज स्कोरिंग शीट, अब हमने टेस्ट ले लिया, अब उसको हम स्कोरिंग पे डालेंगे, यानी उस बच्चे की लैंग्वेज का स्कोर लिखेंगे, तो वो हो गई स्कोरिंग शीट। तो ये 3 सेट्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज टीचर मेड टेस्ट। अब टीचर मेड टेस्ट को हम TMT से भी डिनोट करते हैं। टीचर मेड टेस्ट जो टीचर बनाएगी उसके अंदर कुछ टेस्ट फॉलो करेगी, वो शेड्यूलिंग द टेस्ट, वो पहले इस टेस्ट को शेड्यूल करेगी कि मैं इस दिन ऐसे टेस्ट लूंगी ताकि उसे भी पता चले और बच्चों को भी पता चले। सेकंड क्या करेगी, वो पेपर सेटिंग, वो पेपर को सेट करेगी। पेपर सेटिंग में कई चीजें आएंगी, जैसे कि भाई उसे क्वेश्चंस में क्या कंटेंट रखना है, क्या मैंने पढ़ाया है, उससे कितनी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, फंक्शनिंग, तो ये सारी चीजें भी देखेगी वो। फिर कि भाई डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए पेपर का, इजी होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए, इस हिसाब से उसको क्वेश्चंस को डिवाइड करेगी। फिर भाई वो देखेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने रखने हैं, MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स कैसे रखने हैं, मैचअप्स कितने रखने हैं, और इनके अंदर डिफिकल्टी लेवल कितना होना चाहिए, ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितने रखने हैं, तो इस तरीके की वो पूरी पेपर सेटिंग करेगी। थर्ड स्टेप होगा कंडक्टिंग द यूनिट टेस्ट। फिर जो है पेपर सेटिंग होने के बाद, अच्छे से पेपर बनने के बाद, उस पेपर को भी रीचेक किया जाता है कि पेपर ठीक बना है या नहीं बना है। तो उस पेपर को चेक करने के बाद अच्छे से फिर टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा, फिर बच्चों में बांटा जाएगा और बच्चे टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद करेक्टिंग पेपर्स, फिर पेपर्स को चेक किया जाएगा कि भाई बच्चे की ये गलत, भाई बच्चों से कलेक्ट करके और फिर उन्हें ठीक किया, चेक किया जाएगा। फिर होगा कंपेयरिंग रिजल्ट्स ऑन प्रिस्क्राइब्ड स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। फिर जो प्रिस्क्राइब्ड स्कोरिंग की और मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का रिजल्ट चेक किया जाएगा, बच्चे का रिजल्ट बनाया जाएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उसका जो है हम फीडबैक देंगे स्टूडेंट्स का। हमने टेस्ट ले लिया, रिजल्ट भी बना लिया, लेकिन हम फीडबैक ही नहीं देंगे बच्चों को, तो क्या फायदा। तो हम बच्चों को फीडबैक देंगे कि बच्चों आपकी यहाँ ये गलती थी, आपको इस चीज को सुधारना है, आप इस फील्ड में अच्छे हो और अच्छे हो सकते हो। तो इस तरीके से जो हम स्टूडेंट्स को फीडबैक देंगे ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। और जो फीडबैक होता है वो टीचर के लिए भी अच्छा होता है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें एक गाइडेंस मिल जाती है कि उन्हें और किस फील्ड में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये था टीचर मेड टेस्ट, जिसके अंदर ये 6 स्टेप जो है टीचर फॉलो करती है टेस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग का क्या स्टेटस है, क्या दशा है उसकी, क्या क्या फीचर है, क्या फीचर्स है देखिए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस। जो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट है वो इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। मतलब कुछ लैंग्वेजेस में है, जैसे कन्नड़ा में है, मराठी में है, लेकिन सभी लैंग्वेजेस के अंदर जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो अवेलेबल है ही नहीं।
सेकंड इज इनएडिक्वेट अडेप्टेशंस। जैसे कि हम अभी हमने बताया कि इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर तो टेस्ट है ही नहीं, तो वेस्टर्न टेस्ट को लिया जाता है जो कि अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे फिर उनपे, क्योंकि बच्चों को मदर टंग जो होती है उनकी इंडिया के अंदर मोस्टली हिंदी या हिंदी से रिलेटेड ही लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस। अब वो इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए टेस्ट वो किसी काम के नहीं होते फिर। रियल यूज इन एजुकेशनल सेटअप। अब टेस्ट का एजुकेशनल सेटअप के अंदर बहुत रेयर यूज है। क्यों रेयर यूज है? क्योंकि पहली बात तो टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है। अब अवेलेबल हो गए तो टीचर्स के पास उन्हें यूज करने मतलब उनको यूज करने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, उनको मतलब कि इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और उनके पास सफिशिएंट गाइडेंस नहीं है टीचर्स के पास कि उन टेस्ट को कैसे लेना है, क्योंकि ये फॉर्मल टेस्ट है, उनको टूल्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना होता है, तभी जो है एक टेस्ट का अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो इसलिए इनका रेयर यूज है एजुकेशनल सेटअप के अंदर। अगला पॉइंट है असेसमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू नॉलेज। जो असेसमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है नॉलेज की। आपने देखा होगा जब हम टेस्ट लेते हैं किसी बच्चे का या स्कूल्स के अंदर, तो हम देखते हैं कि नॉलेज बेस्ड असेसमेंट ज्यादा होता है, हम उसकी नॉलेज के ऊपर चेक करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि भाई मैथ साइंस या एसएसटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो लैंग्वेजेस होती हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो नॉलेज बेस्ड असेसमेंट ज्यादा होते हैं इंडिया के अंदर। लास्ट पॉइंट है इसका लैक ऑफ कमर्शियल अवेलेबिलिटी। कमर्शियल अवेलेबिलिटी नहीं है, ये जो टेस्ट है ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और सबके लिए अवेलेबल नहीं कराए जा सकते या नहीं कर पाते। टीचर्स या पेरेंट्स भी इन टेस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई टीचर्स या पेरेंट्स, तो इसकी वजह से जो है स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट जो है वो बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो ये था स्टेटस स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्टिंग का इंडिया के अंदर। अब ये जो स्टेटस है, अब हमें बच्चे को अच्छे से इंप्रूव तो करना है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम इनफॉर्मल टेस्ट को और सिस्टमेटाइज कर दें ताकि जो है एक इफेक्टिव असेसमेंट और बन जाए। तो उसके लिए कुछ 3 स्टेप्स दिए गए हैं, दैट इज एक है कंसिस्टेंसी, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड इज फीडबैक। कंसिस्टेंसी की भाई अप्रोप्रिएट रिजल्ट है। कंसिस्टेंसी हम टूल्स की कंसिस्टेंसी करें, जो टूल्स यूज करें वो अप्रोप्रिएट हो ताकि अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स निकल के आए। स्ट्रेटेजी जो हम इम्प्लीमेंट करें लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए वो अप्रोप्रिएट हो ताकि रिजल्ट भी अप्रोप्रिएट आए और कंसिस्टेंट हो। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं टेस्ट का वो भी कंसिस्टेंट हो ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो सही हो। सेकेंड इज डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मल टेस्ट के अंदर पूरी हमें एक पता चल जाता है कि पास्ट में ये था, एक क्वांटिफिकेशन मतलब की क्वांटिटी वो डिनोट कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो इनफॉर्मल टेस्ट उन्हें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए, जैसे कि पास्ट में एक बच्चे की लैंग्वेज का लेवल इतना था, अब इतना है, फ्यूचर में जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो उसको फिर लिख ले। तो एक तरह से हमें पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना ले ताकि हमें नॉलेज हो सके, तो उससे जो है वो इफेक्टिवनेस हो जाएगी इनफॉर्मल असेसमेंट्स की। थर्ड इज फीडबैक। अब हम टेस्ट तो ले लिया, फीडबैक किसी को दिया नहीं तो फिर क्या फायदा। तो फीडबैक हमें बच्चों को भी देना चाहिए, जो इंडिविजुअल है उसको भी देना चाहिए, और पेरेंट्स, केयर गिवर्स और टीचर्स को भी देना चाहिए ताकि जो है इन असेसमेंट्स का कोई मतलब की महत्व निकल के आए, तभी ये जो है इम्पोर्टेंट होंगे। अगर फीडबैक ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरी कहाँ कमी है, मेरी कहाँ गलती है, मैं कौन से फील्ड में लैक कर रहा हूँ, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं होगा उस टेस्ट का जब उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें फीडबैक देना चाहिए ताकि हमें पता चले कि भाई हम इस फील्ड में लैक कर रहे हैं, हमें इस उसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स की। जो हम असेसमेंट टेक्निक सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे सिलेक्ट करें, तो कुछ क्राइटेरिया सेट ये है कि भाई ये देखने चाहिए। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ टूल, हमारे पास टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर फॉर्मल के टूल्स अवेलेबल है तो हमें फॉर्मल असेसमेंट कंडक्ट करना चाहिए, इनफॉर्मल के अवेलेबल है तो हमें इनफॉर्मल टेस्ट वो करना चाहिए टेस्ट। सेकंड इज एज ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड की एज क्या है, अगर चाइल्ड बहुत छोटा है तो हम उसका फॉर्मल टेस्ट नहीं ले सकते हैं, उसका हमें इनफॉर्मल टेस्ट लेना पड़ेगा। तो एज ऑफ चाइल्ड से भी जो है एक असेसमेंट टेक्निक को सिलेक्ट करना अफेक्ट करता है। थर्ड इज एक्सपोजर टू टेस्ट टूल्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक स्कूल के अंदर एक टेस्ट लिया जा रहा है, बच्चों का लैंग्वेज टेस्ट लिया जा रहा है, बार बार बस वही टेस्ट लिया जा रहा है, तो बच्चा जो है उससे हैबिचुअल हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि भाई यही टेस्ट आएगा बार बार, तो वो उसके अंदर कई बार जो रिजल्ट्स होंगे वो मिसलीडिंग हो जाएंगे। तो टेस्ट भी जो है ढंग से देख के लेना चाहिए।
फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, वही कि भाई एक टेस्ट को बार बार ना लेके हमें अलग अलग टेस्ट लेने चाहिए, कभी फॉर्मल लेना चाहिए, कभी इनफॉर्मल लेना चाहिए। और अगर हम एक टेस्ट लेंगे बार बार तो बच्चे को बोरिंग भी फील होगा, क्योंकि भाई 20 बच्चे हैं, उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा लैंग्वेज सीखने के अंदर, या मतलब कि वो उन्हें क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से जो हमें प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन भी करना चाहिए कि भाई अलग अलग टेस्ट लेने चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े और वो भी अपनी भाई अच्छे तरीके से रोल प्ले कर पाए। लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ दी ऑप्शन, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उसको कंबाइन भी करके एक अच्छा सा ऑप्शन बना सकते हैं, एक अच्छा सा टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कि भाई हमें असेसमेंट टेक्निक सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो यहीं पे हमारी जो यूनिट 2 की जो पार्ट सेकंड वीडियो है वो खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।